हेलो दोस्तों, हम क्लास 10 सोशल साइंस का चैप्टर 3 डिस्कस कर रहे हैं। हम अब तक 1857 की क्रांति के बारे में देख चुके हैं। उसके बाद में बहुत सारे ट्राइबल मूवमेंट हुए, उसके बारे में देख चुके हैं। अब हम देखेंगे पॉलिटिकल मूवमेंट्स। 1857 से 1919 के बीच में जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स हुए उनको हम देखेंगे। After the failure of freedom struggle of 1857 AD, the leadership of the freedom struggle came into the hands of modern educated landlords and aristocratic class from India. देखो, जैसे ही 1857 की क्रांति फेल होती है, 1857 क्रांति के बारे में हमें पता है, अलग अलग हिस्टोरियंस ने अलग अलग नाम दिया है। कुछ लोगों ने बोला था कि ये सेपोई म्यूटिनी थी, जैसे इंग्लैंड के हिस्टोरियन से बोला। इंडिया के जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने बोला था कि सब लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, इंडिया के सभी पार्ट से लोग आए थे। अब जैसे ही 1857 की क्रांति फेल हो जाती है, उसके बाद में ये जो सारी लीडरशिप है ना, वो इंडिया के जो मॉडर्न एजुकेटेड लैंडलॉर्ड्स और एरिस्टोक्रेटिक जो क्लास है उसके हाथों में चली जाती है। अब ये लोग क्या करते थे? पढ़े लिखे लोग थे, इनको हिंसा करना आता नहीं था। ये अंग्रेजों के शुरुआत में देखो, हमारे यहाँ पर जब मूवमेंट शुरू होते हैं ना, तो वो इंडिपेंडेंस के लिए शुरू ही नहीं होते हैं। उनको ये पता ही नहीं होता है कि हमें स्वतंत्रता चाहिए अंग्रेजों से। वो बस कुछ ना कुछ छूट के लिए आंदोलन करते रहते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम्स है, इससे छूट मिल जाए, ये प्रॉब्लम्स है, इसके निवारण किया जाए ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा। बाद में जाकर के ये तो दिमाग में आने लगा था कि हमें तो इनसे आजाद होना है अंग्रेजों से। शुरुआत में तो ऐसा कुछ माइंड में ही नहीं था। शुरुआत में तो बस ये था कि सिर्फ और सिर्फ जो जो हमें प्रॉब्लम्स है वो सोल्व होती जाए, अंग्रेज यहाँ पर राज करते जाएं, और वो अगर राज करेंगे तो सब कुछ मैनेजमेंट में चलेगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखो, शुरुआत में जैसे ही 1857 क्रांति खत्म हुई, इन लोगों के हाथ में सारी पावर आ जाती है। ये लोग क्या करते हैं? These sections used to send reminders and applications to the parliament for getting their demands fulfilled. वो लोग क्या करते हैं? वो अंग्रेजों को बार बार रिमाइंडर्स भेजते रहते हैं, एप्लीकेशंस भेजते रहते हैं कि हमें ये डिमांड्स हैं, इनको आप पूरा करो। मतलब ये वाली बात उनकी चलती रहती है रेगुलर। किनसे? ब्रिटिशर्स से। They organized the educated class and made people aware of the atrocities committed by the Britishers. वे क्या करते हैं? एजुकेटेड क्लास के जो लोग हैं उनको इकट्ठा करते हैं और बताते हैं कि ब्रिटिशर्स हमारे साथ में कैसे अत्याचार कर रहे हैं। The people who initially led these struggle had faith in the moderate class from England. शुरुआत में जो लोग इस संघर्ष में साथ देते हैं ना, वो विश्वास करते हैं इंग्लैंड से जो मॉडरेट क्लास आई है, पढ़ लिख कर जो क्लास आई है, वो इसमें विश्वास करती है इस तरीके के स्ट्रगल में। दीज पीपल्स वांटेड टू कन्विंस मॉडरेट टू understand the actual scenario in India to make them fulfill the ambition of Indian and prepare them to implement constitutional and administrative reforms. अब ये लोग क्या करते हैं? देखो, ये लोग क्या करते हैं? सभी लोगों को इकट्ठा करते हैं, बताते हैं कि हमें क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स चाहिए। इन सब के लिए तैयार किया जाता है सभी लोगों को। मतलब इसी तरीके की मांग कर चलती जाती है। अलोंग विद दिस, इसी के साथ में, दे ऑल्सो वांटेड टू स्प्रेड द मूवमेंट बाय मेकिंग अवेयर द मासेज अबाउट द एक्सप्लॉइटेशन एंड एट्रोसिटीज ऑफ द ब्रिटिशर्स एंड टू यूनाइट पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट सेक्शंस एंड रिलीजन्स ऑफ द कंट्री। पॉलिटिकल मूवमेंट में क्या करते हैं? 1857 क्रांति फेल हो जाती है, उसके बाद में सभी लोग इकट्ठा होते हैं, स्पेशली मॉडरेट क्लास के लोग, एट्रोसिटी क्लास के लोग इकट्ठा होते हैं, लोगों को यूनाइट करते हैं, और वो चाहते हैं कि इंडिया के सभी पार्ट से, सभी सेक्शन से, सभी रिलीजन से लोग इकट्ठे हों और ब्रिटिशर्स हमारे साथ में किस तरीके एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं इसके बारे में लोगों को पता चले, और लोग इसके खिलाफ क्या करें? पूरे इंडिया में इसके खिलाफ मूवमेंट फैले। स्प्रेड ऑफ पॉलिटिकल रेनिजा आफ्टर 1858 AD। 1858 के बाद में इंडिया में कैसे राजनीतिक पुनर्जागरण होता है, उसका कैसे फैलाव होता है, उसके बारे में अब हम देखेंगे। पॉलिटिकल एम्बिशन ऑफ इंडियंस स्टार्टेड गेनिंग मोमेंटम ग्रेजुअली। धीरे धीरे जो इंडियंस हैं, 1857 क्रांति के बाद में क्या होता है, जो इंडियंस हैं उनकी पुनर्जागरण उनमें शुरुआत हो जाती है, उन लोगों में भी राजनीतिक इच्छाएं जागने लग जाती है। They desired not only to be employed in the civil services but also to control it. हमारे इंडियंस क्या करते हैं? वो चाहते हैं कि वो सिविल सर्विसेज में भर्ती हो और वो भी कंट्रोल करें। A demand of government elected by the people and responsible towards the people started rising. क्या होने लग जाता है कि गवर्नमेंट चुनी जाए हमारी इंडिया में,
और वो कैसी गवर्नमेंट हो, लोगों के द्वारा चुनी जाए और लोगों के लिए रेस्पॉन्सिबल हो, ऐसी गवर्नमेंट की मांग करने लग जाते हैं लोग 1858 के बाद में। इन 1868 एडी, जब 1868 एडी चल रहा होता है, वन सच डिमांड वाज मेड बाय क्रिस्तोदास पाल के द्वारा ऐसी ही मांग की जाती है, हु वाज द एडिटर ऑफ ए लीडिंग न्यूज़पेपर नेम्ड पैट्रियट। एक न्यूज़पेपर जिसका नाम पैट्रियट है, उसके लीडिंग एडिटर थे उन्होंने। और ये जो न्यूज़पेपर है वो कहाँ पब्लिश होता था, बंगाल से पब्लिश होता था। तो क्रिस्तोदास पाल कौन थे, कौन से न्यूज़पेपर के वो एडिटर थे, ये हमें ध्यान होना चाहिए। इन 1874 एडी, in an article titled Swaraj, he talked about provision of a constitutional form of government by Indians, भारतीय and for Indians in India, भारत। अब ये क्रिस्तोदास पाल हैं, उसी न्यूज़पेपर में, पैट्रियट न्यूज़पेपर में ही क्या करते हैं, अपनी एक बात लिखते हैं। और उस बात में क्या बोलते हैं, 1874 में स्वराज नाम से एक आर्टिकल लिखते हो, और उस आर्टिकल में वो बताते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए हमें, जो इंडियंस के द्वारा बनाई जाए और इंडियंस के लिए बनाई जाए और इंडिया में बनाई जाए। मतलब डेमोक्रेसी की जो अब्राहम लिंकन ने जो परिभाषा दी थी, उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया किसने, क्रिस्तोदास पाल ने। The political organization which were present in India at that time were not ready for this kind of progressive demand and the struggle to achieve it. देखो, उस समय जब क्रिस्तोदास पाल ने ऐसी मांग की, तो उस समय यहाँ पर जो हमारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे ना, वो इस तरीके के लिए तैयार ही नहीं थे। वो चाहते ही नहीं थे कि ऐसा कुछ गवर्नमेंट बने और सब कुछ हमारे हाथों में हो। फॉर इट several scholars and intellectuals from Bengal formed the Indian League in 1875। और इसीलिए बहुत सारे विद्वान और बहुत सारे बौद्धिक लोग, जो इंटेलिजेंट लोग थे, उन्होंने इंडियन लीग बनाई 1875 में। इट्स ऑब्जेक्टिव, अब इस इंडियन लीग जो संगठन बनाया, इसका ऑब्जेक्टिव मतलब इसका उद्देश्य क्या था, was to induct the feeling of nationalism and political awareness among the Indians। भारतीय जो लोग हैं उनमें राष्ट्रीयता का भाव भरा जाए। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि इंडियन लीग जो 1875 में बनाई गई बंगाल में, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, तो उसका ऑब्जेक्टिव था वाज टू इंडक्ट द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग द इंडियंस, कि भारतीयों में भारतीयता की जो भावना है कि हम, हमारा देश, ये वाली जो भावना है वो जागे। दिस वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन विच हैज बीन फॉर्म्ड थ्रू पब्लिक अवेयरनेस। ऐसा पहला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था जिन्होंने क्या काम किया, पब्लिक अवेयरनेस का काम भी किया था। पब्लिक अवेयरनेस के थ्रू उसको बनाया गया था। ऐसा पहला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था कौन, इंडियन लीग, और वो 1875 में बना था। इंडियन भारतीय एसोसिएशन, This association was formed under the leadership of Surendranath Banerjee in 1876 AD in Albert Hall in Calcutta। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो एसोसिएशन है, इंडियन भारतीय एसोसिएशन, ये 1876 एडी में अल्बर्ट हॉल में, कलकत्ता में इसको बनाया गया था। और किसने बनाया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अराउंड 800 delegates participated in this event when it was decided that the organization will form a forum of people with similar political ideas and will unite the masses। जब इस ऑर्गेनाइजेशन ने ये डिसाइड किया कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, फोरम बनाएगा लोगों का, जहां पर सभी लोगों के एक सेम पॉलिटिकल आइडियाज होंगे, और फिर लोगों को ये जो लोग जुड़ेंगे इस ऑर्गेनाइजेशन में, उनका काम होगा मासेज, मतलब जनता को यूनाइट करना। तो देखो, इंडियन एसोसिएशन से संबंधित पूछा जा सकता है कि कब एस्टेब्लिश हुआ था, कहाँ हुआ था, कौन इसके फाउंडर थे। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसके फाउंडर थे। 1876 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, और कहाँ पर किया गया था, तो कलकत्ता में किया गया था। अब है इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्या पढ़ रहे हैं हम, क्या पढ़ रहे हैं, देखो ये क्लियर होना चाहिए हम क्या पढ़ रहे हैं। लाइन टू लाइन पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, आपके दिमाग में क्लियर ही नहीं है तो स्टोरी बनी ही नहीं पाएगी। हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल मूवमेंट। 1857 की क्रांति के बाद में सब कुछ चेंज हो जाता है, तो क्या क्या चेंज हुआ उसके बारे में पढ़ रहे हैं। पॉलिटिकल मूवमेंट कैसे शुरू हुआ, लोगों के मन में, हम कैसे आजाद हुए, भाई अंग्रेजों के अंडर थे तो लोगों के मन में कैसे भावनाएं जागी। तो शुरुआत में कैसे भावनाएं जागी, शुरुआत में भावनाएं जागी कि हमारे यहाँ पर सरकार बना दो,
बस हमारे लोगों के द्वारा अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार थे। जो मॉडरेट लोग तो ये चाहते थे कि अंग्रेज राज करते रहे, बस हमारी जो परेशानियां हैं उनको सोल्व आउट कर दिया जाए। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बन रहे थे, वो ये चाहते थे कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हो, हम विरोध करें और हम इंडिपेंडेंट हो जाएं। तो अलग अलग तरीके के लोग थे। अब देखो, अंग्रेजों को पता चल जाता है कि इंडियंस में ऐसी बातें फैलने लग गई हैं, वो इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन किया जाता है। Indian National Congress was the outcome of the political development which took place in India after 1858. 1858 के बाद में जो राजनीतिक विकास भारत में हुआ, उसी का नतीजा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इट वॉज फॉर्म्ड बाई एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। किसने बनाई थी? एलन ऑक्टेव, एक सेकेंड, एलन ऑक्टेवियन हुम, मतलब ए ओ हुम ने, ए रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। भारतीय सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम होता था उसमें ब्रिटिश ऑफिसर था ए ओ हुम। उसने 1858 में, सॉरी, उसने इसकी फॉर्मेशन की थी। 1858 के बाद में जब लोगों में अवेयरनेस होने लगी तो अंग्रेजों ने सोचा कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बना दो ना जहां पर लोगों के विचार पता तो चलते रहे। उससे क्या होगा, जो भी लोग सोचते हैं उसके खिलाफ हम काम करेंगे, उनको सप्रेस कर देंगे और हमेशा इनको हमेशा भारतीयों को हमेशा, इंडियंस को हमेशा अपना स्लेव बना करके रखेंगे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट बिहाइंड इट्स फॉर्मेशन वाज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द माइंडसेट ऑफ इंडियंस एंड टू फॉर्म सच एन as an association in which the political leaders get a chance for venting their anger so that the British government could prevent them from making concentrated efforts to oust the Britishers from the country। देखो, यह ऑब्जेक्टिव है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी अंग्रेजों ने। किसने की थी? स्टार्टिंग में अंग्रेजों ने इसकी स्थापना की थी, लेकिन बाद में अंग्रेजों को रिप्लेस कर दिया गया और इंडियंस के हाथ में आ गया इसका सब कुछ। ए ओ ह्यूम ने 1885 में इसकी स्थापना की। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को ए ओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा, जो एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर थे, उन्होंने इसकी स्थापना की। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चल जाए कि इंडियंस के माइंड में क्या चल रहा है। उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना था अंग्रेजों का काम। ठीक है, वो चाहते थे कि भारतीयों में जो पॉलिटिकल लीडर्स है इंडिया में, उनके बीच में, उनमें जो भी गुस्सा है ना, वो सब इस एसोसिएशन में खपा दिया जाए, ताकि वो ऐसा कुछ काम ही नहीं कर पाए कि हमको बाहर यहाँ से निकाल करके फेंक सके और हमें पता हो, ताकि हम उनको प्रिवेंट कर सके। On 28 December 1885 AD, its first meeting was held at Gokul Das Tejpal Sanskrit College in Mumbai under the presidency of व्योमेश चंद्र बनर्जी। पहले जो इसके प्रेसिडेंट थे, जिसके लीडरशिप में इसकी पहली मीटिंग हुई, ये ध्यान रखना है, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और मुंबई में पहली मीटिंग होती है गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान होना चाहिए। ठीक है, इन इट्स 72 रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट। पहली मीटिंग में 72 रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट करते हैं। 4 ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस वर हाईलाइटेड इन द मीटिंग। 4 इसके मेन ऑब्जेक्टिव थे और वो हाईलाइट कर दिए जाते हैं इसकी पहली मीटिंग में। पहला क्या था? टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ म्यूचुअल इंटरेक्शन टू पीपल हु वर एम्प्लॉयड इन द कोज और नेशन डेवलपमेंट। देखो, वो सारे लोग एक जगह मिल जाएं जिनके दिमाग में ये चल रहा था कि हम भारत, हमारे देश के विकास के लिए काम करेंगे। डिस्कसिंग द प्रोग्राम्स फॉर द कमिंग ईयर्स, आने वाले सालों के लिए जो भी कार्यक्रम बनाने थे उन सबको डिस्कस कर दिया जाए एक जगह बैठ करके। कीपिंग फुल फेथ एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स द ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर के लिए पूरी लॉयल्टी रहे लोगों में। And opposing the government's work which was performed against the principles framed by the Parliament of England। और जो भी लोग अपोज करने की कोशिश करे गवर्नमेंट को, उन सबके बीच में क्या किया जाए कि इंग्लैंड ने जो भी आपके लिए जो प्रिंसिपल्स बनाए ना, वो अच्छे हैं और कोई भी गवर्नमेंट के कामों का अपोज ना करे। दिस ऑर्गेनाइजेशन विल इनडायरेक्टली टेक द फॉर्म ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। इनडायरेक्टली इंडियन पार्लियामेंट का एक फॉर्म बन जाती है ये ऑर्गेनाइजेशन। एंड गिव ए सुइटेबल आंसर टू द बिलीफ ऑफ द ब्रिटिशर्स दैट द रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय इंडिया आर इनकैपेबल टू हैंडल द एडमिनिस्ट्रेशन। और देखो क्या होता है कि वहाँ के जो हमारे इंडिया के लोग हैं ना, उनमें एक बात फैलाई जाती है ब्रिटिशर्स के द्वारा
कि आपके द्वारा जो लोग इलेक्ट किए जाएंगे ना, वो एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल ही नहीं पाएंगे। द पीरियड ऑफ कांग्रेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 फेजेज। कांग्रेस का जो फेज है 1885 में एस्टेब्लिश हो जाता है, उसके बाद में कांग्रेस का शासन शुरू होता है। यहाँ पे हर चीज में जब भी अंग्रेजों को कोई बात करनी होती वो सीधा सीधा कांग्रेस को बुला लेते, ठीक है। और नॉर्मल लोगों से बातचीत नहीं होती, सिर्फ कांग्रेस से बातचीत की जाती। तो कांग्रेस का जो फेज है उसको 2 भागों में देखो। ये 4 जो ऑब्जेक्टिव है ना वो इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ लिया जाए कि क्या ऑब्जेक्टिव था, ब्रिटिशर्स का क्या ऑब्जेक्टिव था, वो पहले हमने डिस्कस किया। और पहली मीटिंग में क्या ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए गए थे, वो ये 4 ऑब्जेक्टिव में ध्यान होने चाहिए। अब 2 फेजेज हैं। पहला जो फेज था वो 1885 से 1905 तक का। 1905 में बंगाल का विभाजन हो जाता है, बंग विभाजन। उसके बाद में कांग्रेस 2 भागों में बढ़ जाती है। एक लोग हो जाते हैं उग्रवादी हिंसक लोग, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट लोग, और एक होते हैं मॉडरेट लोग। तो 1905 तक का जो समय था वो मॉडरेट पॉलिटिक्स थी। मतलब किसकी बात मान लो, भीख मांगने वाली पॉलिटिकल पॉलिटिकल बैगरी, मतलब भीख मांग कर, वो हर चीज में भीख मांगते, हमें ये दे दो, हमारे ये सुधार कर दो, हमारे यहाँ पर ये रिफॉर्म्स कर दो, हमें ये प्रॉब्लम है। द सेकेंड फेज फ्रॉम 1905 टू 1919 एडी इज रिगार्डेड एज द पीरियड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स। मतलब उग्रवादी लोग थे, हिंसक लोग थे, हुक बाई हुक और बाई क्रुक। अगर सीधे सीधे दे रहे हो तो ठीक है, नहीं टेढ़ी उंगली करके हम अपना काम करवा लेंगे, ऐसे लोग। ये वाला जो समय है वो उग्रवादी लोगों का था। मतलब गोला बंदूक बार इन सब का यूज करने वाले लोग थे, कैसे भी करके अपने देश की आजादी उनको प्यारी थी। तो देखो ये 2 फेज है कांग्रेस के, ये भी हमें ध्यान होना चाहिए कि 1885 से 1905 तक मॉडरेट लोग थे, बिल्कुल सीधे लोग, आदर्शवादी लोग, आदर्शों पर चलने वाले, आदर्श नहीं बिगड़ जाए, हिंसा नहीं करनी है, सिर्फ चुप रहना है, सिर्फ सहन करना है, सिर्फ उनको बोल बोल करके, एप्लीकेशन दे दे करके रोज चक्कर काटने उनके ऑफिसेज के, और ऐसे अपनी मांगे मनवानी है। ये जो 1905 से 1919 के लोग आए वो उग्रवादी लोग थे, वो गोला बारूद बरसाते थे और अपनी मांगे मनवाते थे। इन द कांग्रेस मॉडरेट लीडर्स ऑफ द फर्स्ट पेज। देखो जो मॉडरेट लीडर्स के जो नाम है वो यहाँ दे रखे हैं, वो हमें नाम ध्यान होने चाहिए। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, व्योमेश एंड सुरेंद्र नाथ बनर्जी डोमिनेटेड द पॉलिटिकल होरिजन ऑफ द कांग्रेस। जो मॉडरेट लोग थे उनमें ये लोग डोमिनेट करते थे। दीज पीपल बिलीव्ड इन मॉडरेट एंड रीजनेबल पॉलिटिक्स। ये लोग है ना, ये जो नाम मैंने लिए, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये सारे लोग थे, वो ये चाहते थे कि मॉडरेट तरीके से अपनी बात मनाई जाए और रीजनेबल बात हो। मतलब कोई भी आप बात कर रहे हो तो वैलिड होनी चाहिए, तर्क होना चाहिए उस चीज का। दे इंटरप्रेटेड their politics as the fusion of liberalism and modernation। वो अपनी पॉलिटिक्स में मतलब आदर कुछ गुण भी थे, ऐसे भी नहीं था कि प्राचीन समय के अकॉर्डिंग चल रहे थे, लेकिन वो स्वतंत्रता का भी फ्यूजन था, लिबरलिज्म का भी और मॉडर्नाइजेशन का भी फ्यूजन था उनकी पॉलिटिक्स में। दीज पीपल एडवोकेटेड एंड ऑफ रिलीजियस एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, professed equality among human beings, equality forced by law, extension extension of civil liberties of the masses and development of representative organization। ये जो मॉडरेट लोग थे वो ये चाहते थे कि हमारे यहाँ पर जो भी गलत प्रथाएं हैं, कास्ट रिलीजन जो भी गलत प्रथाएं हैं उन सब में चेंज होना चाहिए और सबको इक्वलिटी मिलनी चाहिए, सिविल लिबर्टी सभी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। ये सब लोग, ये मॉडरेट लोग ऐसा सोचते थे। मतलब वो सोचते तो अच्छा थे लेकिन वो हिंसा करने से डरते थे। मतलब वो चाहते थे कि शांति से सब कुछ अचीव हमें हो जाए। In this period, there was a predominance of wealthy middle income group and intellectual and that included doctors, engineers, journalists, literature in the Congress। देखो ये मॉडर्निस्ट का जो समय था ना 1885 से 1905 तक, उसमें ज्यादातर पढ़े लिखे इंजीनियर, डॉक्टर, जर्नलिस्ट, लिटरेचर, मतलब पढ़े लिखे लोग थे कांग्रेस में। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कांग्रेस ऑफ दिस पीरियड हेल्ड फ्रॉम बिग सिटीज एंड नो कनेक्शन विद द मासेज। ये जो रिप्रेजेंटेटिव थे मतलब हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो बड़े बड़े शहरों से आए थे, उनका आम जनता से कोई भी लेना देना नहीं था। The moderates were in favor of maintaining and strengthening the British Empire। जो मॉडरेट लोग थे ना वो ये चाहते थे कि ब्रिटिश एम्पायर को संगठित हो, उसको मेंटेन किया जाए, मतलब वो ना चला जाए हमारे यहाँ से, इंडिया से। ऐसा इन मॉडरेट लोगों की सोच थी।
They feared that if the Britishers left India, it would cause mismanagement. उनको लगता था कि अगर ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़ गए ना तो सब कुछ अव्यवस्था फैल जाएगी. Colonial rule was a symbol of peace and good system according to them. They believed that it was important for India that the Britishers should remain here for a long time. मॉडरेट लोग क्या सोचते थे कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाए, ब्रिटिशर्स यहाँ पर राज करते रहे, अगर वो चले गए तो अव्यवस्था फैल जाएगी, हमारे यहाँ पर जो भी शांति है वो सब अंग्रेजों की वजह से है, इसलिए वो यहाँ पर लंबे समय तक राज करते रहे. द मॉडरेट्स बिलीव्ड दैट, ये जो मॉडरेट लोग थे वो ये विश्वास करते. मॉडरेट लोग कौन कौन थे? दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाशा, ये सब कुछ मॉडरेट लोग थे. ये नाम ध्यान होने चाहिए, मॉडरेट्स के नाम पूछे सकते हैं कि मॉडरेट्स जो लोग थे उनके प्रमुख प्रमुख मॉडरेट्स जो लीडर्स थे उनके नाम बताओ. क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट एग्जाम में. ब्रिटिशर्स वर जस्ट, ये जो मॉडरेट लोग थे वो ऐसा सोचते थे कि जो ब्रिटिशर्स है ना वो जस्ट है, मतलब न्यायप्रिय है. दे वुड डू जस्टिस विद इंडिया, वो हमारे भारत के साथ में न्याय करेंगे. द कंप्लेंट्स ऑफ इंडियंस वर ड्यू टू ब्रिटिश एम्प्लॉइज और बिकॉज द ब्रिटिश डिड नॉट हैव थ्रू नॉलेज अबाउट प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियंस. उनको क्या लगता था कि इंडियंस के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में पता है प्रॉब्लम क्यों है? उनको ये लगता था कि वो लोग हमारा एक्सप्लॉइटेशन नहीं करना चाहते अंग्रेज. उनको तो बेचारों को पता ही नहीं है कि हमें क्या प्रॉब्लम है. तो अगर उनको बता दिया जाए ना कि हमें ये प्रॉब्लम है तो वो तो सोल्व कर देंगे, वो तो बहुत अच्छे लोग हैं, ऐसा सोचते थे मॉडरेट लोग. दिस वॉज द रीजन that the moderates paid more attention to quad propaganda in इंग्लैंड. इसीलिए तो यही बहुत कारण था कि जो मॉडरेट लोग थे उनका इंग्लैंड की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान था. In this period, the Congress did not demand independence for India, rather they just demanded for certain concession. concession होती है कुछ छूट दिए जाने. इस समय में, ये किस समय की बात हो रही है? 1885 से 1905, जब मॉडरेट लोगों का समय था. तो वो तो बहुत ज्यादा खुश थे कि देखो अंग्रेज लोग हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, हम जो मांगते हैं हमें दे देते हैं, बस बार बार ऑफिस ही तो जाना पड़ता है. बेचारे उनको तो पता ही नहीं है हमें क्या प्रॉब्लम है, नहीं तो वो तो चुपचाप आके हमारा काम कर दे. इसलिए इस समय में 1885 से 1905 के बीच में मॉडरेट लोगों ने कभी कोशिश ही नहीं की कि हमें स्वतंत्रता मिल जाए. वो तो ये चाहते थे कि आप लोग राज करते रहो, बस हमें जो छूट चाहिए वो हमें देते रहो. ठीक है, तो ये हमने मॉडरेट टाइम के बारे में 1885 से 1905 के बीच का जो समय था उसके बारे में डिस्कस किया. इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. ओके.